नमस्कार, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। आज के हमारे इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक कारण है, ये सवाल आप ही में से कुछ लोगों के द्वारा हमारे ग्रुप में या फिर पर्सनल मैसेज पे पूछे गए हैं। मेरी स्थिति अभी ऐसी है और मैं क्या पढ़ना शुरू करूं या फिर मुझे तैयारी करनी है और सबसे पहले मैं क्या पढूं। तो इसके लिए हम तैयारी के लिए सबसे पहले गए टॉपर्स के इंटरव्यू पे। टॉपर्स के इंटरव्यू से हमने कुछ निकाला, अपने मेंटर्स से डिस्कस किया और फाइनल हम एक रिज़ल्ट पे पहुँचे कि सबसे पहले आपको जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका आपको पढ़ना चाहिए सिलेबस ही आपको क्लियर करेगा कि आपको शुरुआत कहाँ से करना है। अगर आप CGPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप CG व्यापम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं CGPSC या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे व्यापम के, ठीक है, तो CGPSC का आपको क्लियर होगा। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेट सर्विस एग्ज़ाम यानी कि राज्य सेवा परीक्षा, इस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका आपको पता होगा कि फरवरी में प्रीलिम्स होता है लगभग और जून के आसपास होगा मेंस और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा जो कि अभी मेंस के रिज़ल्ट के आने के बाद होने वाला होगा। इसका सिलेबस आपके पास बहुत आसानी से CGPSC की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब व्यापम का फ़िलहाल अपना कोई टाइम टेबल नहीं आया है, यानी वार्षिक समय सारणी व्यापम का भी कोई जारी नहीं हुआ है। जब कोई अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अभी 15 सितंबर को आपका होने वाला है हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम, ठीक है, तो अगर आप हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सिलेबस जैसे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया होगा मिल गया होगा। इसके आगे और भी अलग अलग एग्ज़ाम्स आएंगे, उसके नोटिफिकेशंस के साथ में उसका सिलेबस मिल जाएगा, तब आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का सिलेबस पढ़ना चाहिए। और अगर CGPSC की बात करेंगे तो CGPSC के लिए सिलेबस आपको CGPSC की वेबसाइट पे 2018 से जो सिलेबस एक चल रहा है वो आपको मिल जाएगा, PSC 2018 से। समझ में आ गई बात? तो ये आप देख लेंगे 2018 से। खैर, सिलेबस को कैसे पढ़ना चाहिए इसको अभी आगे के स्लाइड्स पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। हाँ, व्यापम की अगर बात करें तो जैसे ही कोई एग्ज़ाम आएगा उस समय व्यापम अपना सिलेबस जारी करता है। आपको उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले सिलेबस पढ़ना चाहिए। फ़िलहाल व्यापम से हटते हैं, जैसे ही कोई व्यापम का पेपर आएगा आगे तो अब उसकी स्ट्रेटजी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अभी ध्यान देते हैं CGPSC के बारे में, ठीक। और अगर CGPSC के बारे में आपको पता हो तो सबसे पहले पढ़ने के लिए किस समय पे आप शुरुआत कर रहे हो ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक। देखिए, CGPSC की जो तैयारी है उसके लिए बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू में अगर हम देखें हैं तो हमें ये समझ में आया है कि लगभग 1 से 1.5 साल की तैयारी इसकी होती है पूरे अच्छे तरीके से तैयार होने के लिए। अब इसमें 2 कैटेगरी हो सकती है, या तो आप बिल्कुल भी फ्रेशर हैं, ठीक है, एकदम नए, जस्ट आपने कॉलेज कंप्लीट किया है अपना, ठीक है, और दूसरा आप और किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद आप कुछ समय बाद, यानी आपके पास अब समय कम बचा है, आप फ्रेशर नहीं हैं, आप बिगिनर नहीं हैं, इससे पहले आपने और एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ की है, तो ये सेकेंड हो गया। ये आपका जस्ट कॉलेज आप पास है। और दूसरा है अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आपको थोड़ा टाइम हो चुका है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा टाइम हो चुका है और दूसरा आप जस्ट कॉलेज पास किए हैं। तो अगर कोई ऐसा बिगिनर है और कॉलेज के रहते रहते उसने CGPSC की कोई भी तैयारी नहीं की है, तो सबसे पहले जब वो स्टार्ट करेगा तो उनको या तो किसी कोचिंग की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने के लिए CGPSC में पढ़ना क्या होता है उसके लिए किसी कोचिंग की हेल्प लेनी चाहिए। दूसरा, अगर वो सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि बुक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक। इसके बाद बुक्स के साथ साथ अगर कोई उन्हें फ्री वीडियो मिलता है क्लासेस का तो वो पढ़ना चाहिए। इसके लिए भी आपको आना पड़ेगा सिलेबस पे। देखो, अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो सेल्फ स्टडी के पहले
सीधा सीधा वहाँ जो पढ़ा रहे उन चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए, उसके साथ कैसे कॉप अप करेंगे इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी पे आ रहे हैं तो सिलेबस के बाद हर सब्जेक्ट्स के बुक, जिसके लिए आपको किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ेगी। वो कोई टॉपर भी हो सकता है, कोई समझदार व्यक्ति भी हो सकता है जो तैयारी कर रहा होगा, या फिर हमारे मेंटर्स ज्ञान के मेंटर्स से आप बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद सिलेबस के इसके थ्रू आपको बुक्स पता चल जाएंगे कि कौन कौन से बुक्स किस किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है। और फिर आ जाते हैं वीडियोस पे। ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम आएंगे उस सवाल पे कि अभी आप क्या पढ़े हैं। पहले इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, इसके बाद आपकी स्थिति के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। ये तो हो गए जो जस्ट कॉलेज पास हुए हैं। अब जो कोई जॉब कर रहे हैं या फिर जिनको तैयारी करते करते कुछ समय हो चुका है, तो इसमें आपको एक बात याद रख लीजिए, अगर किसी भी समय आप तैयारी शुरू करते हैं, जैसे अभी चल रहा है सितंबर का महीना, ठीक है, अगर सितंबर के महीने में भी आप तैयारी चालू करते हो तो अगले साल सितंबर के महीने में कहीं पे, मतलब अभी ये चल रहा है सितंबर 2024, ठीक है, अभी से आप अगर स्टार्ट भी करते हैं CGPSC का प्रिपरेशन करना, तो आपको सितंबर 2025 में आपका इस साल के हिसाब से मेंस का रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, और ये तब की बात है जब आप सब कुछ क्लियर करते जाते हैं प्री, फिर आप मेंस देंगे और मेंस क्लियर करने के बाद आपका रिज़ल्ट आता है, फिर आप देते हैं इंटरव्यू। अभी देखते हैं इंटरव्यू का कौन सा शेड्यूल आता है, फिर आप इंटरव्यू देते हैं और सब कुछ अच्छा हुआ और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है दिसंबर या जनवरी के आसपास। ठीक है, 2026 में, मतलब यहाँ से ले 2026 है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लगभग 1.5 ईयर, इतना समय आपको लग रहा है। कितना समय लग रहा है? लगभग 1.5 ईयर। ये होता है 1.5 साल। ठीक है, इस पूरे दौरान में आपको पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। ठीक, तो अगर इस तरह का आपके पास सिचुएशन है कि आप जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए हैं, तो आप लगभग मई जून के आसपास आप पास आउट होंगे और उसके बाद फिर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कोचिंग में प्रीलिम्स मेंस जैसी भी आपकी तैयारी होती है वैसा करते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं। तब आपको इन बुक्स या फिर बाकी सारी चीज़ों पे डिस्कस करना चाहिए। अब देखिए, समझते हैं कि कोई भी अगर तैयारी करना चाहता है तो वो क्या करेगा। दो हमने लिस्ट अभी जस्ट बनाए थे, उन्हीं दोनों लिस्ट पे बात करते हैं। सपोज कॉलेज पास, ठीक है, अब ये अगर कोचिंग कहीं पे ज्वाइन करते हैं, किस समय पे, जून जुलाई के आसपास, अगर इस समय कहीं पे ये कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो इनको सीधे सीधे कोचिंग का एक टाइम टेबल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। हम उन पे बात करते हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपको सीधे सीधे CGPSC का मैंने बोला वेबसाइट पे मिल जाएगा। उस सिलेबस को कैसे पढ़ना है थोड़ी देर बाद वाली स्लाइड में आपको समझाएंगे। बट अगर आप सेल्फ तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं इसी समय पे, जून के समय पे, तो आपको सबसे पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे मेंस की तैयारी कैसे कर लूँ। पहले प्रीलिम्स पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद मेंस की तैयारी कर लेता हूँ। ये कॉलेज जो पास किए हैं उनकी बात चल रही है, सबसे पहले जो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। देखिए भाई, अगर आप मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, यहाँ पे जून से लेकर के लगभग नवंबर महीने तक आपको मेंस पढ़ने के लिए समय मिलता है। इस समय आपको ये मेंस के टोटल 21 सब्जेक्ट्स में से, कितने, 21 सब्जेक्ट में से, या फिर इसको 20 मान लीजिए, निबंध को 1 कर लीजिए, तो 20 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आपके पास लगभग 6 महीने हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो कि इंडिया का GS, इंडिया GS हो गया, और CGGS के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपके काम आएंगे। मतलब चीज़ें वही हैं, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वही हैं, केवल अप्रोच आपका चेंज हो जाएगा। मेंस के लिए आपको वो आंसर्स याद होने चाहिए और प्रीलिम्स के लिए आपको 4 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करने वाला अप्रोच आना चाहिए। तो तैयारी इंडिया GS और CGGS की इस बीच आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप 6 महीने पढ़ते हैं और इसके बाद उसी चीज़ के लिए प्रीलिम्स का
अप्रोच लगा करके तैयारी करते हैं और आपका पेपर निकलता है, तो ये 6 महीने और इसके बाद जो 3 महीने आपको मेंस के लिए, देखिए ये प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स का अप्रोच लगाया आपने और फिर आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे दिया, फिर इसके बाद आपको 3 महीने मिले और इसके बाद आप देते हैं मेंस। तो आप कितने दिन तैयारी कर लेते हैं, इधर का 6 महीना हो गया और इधर का 3 महीना, तो टोटल आपके पास हो गए ये 9 महीने मेंस की तैयारी के लिए। ठीक है, अब इसमें करना कुछ नहीं है, अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट उठाना है, उससे पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप में जो बेस्ट चीज़ होनी चाहिए वो है पढ़ने का आदत डेवलप होना। CGPSC की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आपको पढ़ने का मन नहीं करता तो ये बहुत गलत बात है। आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने का मन करना चाहिए, वो आदत आनी चाहिए कि आपको इसको और जानना है, इसको और पढ़ना है। ये तब की बात है जब सेल्फ की बात कर रहे हैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली जो आपके टीचर्स होंगे वो उन सब्जेक्ट्स के लिए आपके में इंटरेस्ट डेवलप कर देंगे। तो सेल्फ तैयारी में अगर आपके पास यहाँ पे मेंस की तैयारी के लिए 9 महीने मिल जाते हैं और प्रीलिम्स की तैयारी के लिए ये अप्रोच जो डेवलप करना है, इसी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपके पास 2 से 3 महीने मिल जाते हैं, जो कि सफिशिएंट है। ऐसा पैटर्न आपके तैयारी का होना चाहिए। अब वो जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं या जिनको थोड़ा कुछ टाइम हो चुका है या 1-2 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं या फिर ऐसे हैं जो मेंस दे चुके हैं, उनकी बात करते हैं। अगर आपने सिर्फ प्रीलिम्स दिया है, ठीक है, सिर्फ आपने प्रीलिम्स दिया है, आपका अभी तक समय या मौका नहीं मिला है कि आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे, तब आपको एक बार मेंस से गो थ्रू हो जाना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, उनके हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पहले प्रीलिम्स निकाल लो। लेकिन दोस्त आप गलत हो। अगर आपका प्रीलिम्स निकल भी जाता है और उसके बाद आपके पास सीधे सीधे मेंस जैसा पहाड़ चीज़ होगा तो सिस्टम बैठ जाएगा, समझ नहीं पाओगे आप कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर जो भी जिनका भी अभी तक प्रीलिम्स नहीं निकला है उनको इस टाइम पे भी मेंस से गो थ्रू होना चाहिए। अगेन इनके लिए अगर टाइम की बात करें तो अभी चल रहा है सितंबर, ठीक है। आपने कई बार कोशिश की है प्रीलिम्स दे करके, या 1 बार या 2 बार, या फिर आप कहीं पे कोचिंग कर चुके हैं और आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है, तो मेंस से गो थ्रू होने के लिए सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीना है। इन 2 महीने में आपको क्वेश्चन पेपर से एटलीस्ट गो थ्रू हो जाना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन अच्छा, अगर आपने पहले प्री दिया है तो आप उन टॉपिक्स को पढ़े होंगे। आप इंडिया का हिस्ट्री तो पढ़े होंगे, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़े होंगे, कुछ हद तक संविधान पढ़े होंगे, भारत का भूगोल पढ़े होंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी पढ़े होंगे। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स को आप पढ़े हो तो एटलीस्ट एक बार ओवरव्यू कर लो किसका, मेंस के क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। ओवरव्यू कर लो कम से कम 5 साल का या 1-2 साल का तो कर ही लो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आने के बाद उनके सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। ज़्यादा सॉल्यूशन अगर समय नहीं लगता है तो कुछ मत करना, सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एक पूरे क्वेश्चन पेपर में से निकाल करके लिख लेना एक बार, क्योंकि आपके पास अभी समय नहीं है ना, 2 महीने का ही समय है। 2 महीने के समय में आप पूरा पेपर तो नहीं पढ़ सकते, जस्ट आप एक बार उन क्वेश्चन से गो थ्रू हो सकते हैं। आपने पढ़ाई की है इससे पहले, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस एक्चुअली में होता क्या है। जब यहाँ पे आप गो थ्रू हो रहे हैं तो आप उस सिलेबस को टच कर रहे हैं। कौन से सिलेबस को, इंडिया जीएस वाले सिलेबस को और CGGS वाले सिलेबस को। इसके बाद अक्टूबर के लास्ट या मिड अक्टूबर से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, ठीक है। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी या प्रीलिम्स का अप्रोच, और ये प्रीलिम्स का जो अप्रोच आपका डेवलप होगा वो उसी जीएस को पढ़ते पढ़ते आप कंटिन्यूएशन में कर सकते हैं। कैसे, अगर आप इंडिया जीएस यहाँ पे पढ़े हैं, CGGS यहाँ पे पढ़े हैं, जब प्रीलिम्स का अप्रोच आता है तो आप ये जो पढ़ाई आपने की है इसी के आपको PYQ लगाने चाहिए। PYQ या फिर क्वेश्चन बैंक बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं जिसको आपको लगाना चाहिए। अगर आप इंडिया जीएस की बात करेंगे तो घटना चक्र बहुत अच्छी किताब है, वो लेकर के डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे अप्रोच डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। कभी भी आप देखेंगे या हमारे इंटरव्यू में जितने भी टॉपर्स आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनसे 100 में से 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन रहे थे, पर ये था कि उनका अप्रोच ज़बरदस्त था। अप्रोच कैसे ज़बरदस्त था, उनको ये पता था कि मेरे को इतने सवाल में से कौन से सवाल बनाने हैं,
ठीक, ये अप्रोच से ही पता चलता है कि आप किस तरह के सवालों में बेस्ट हैं, या फिर कौन से सवालों में आपका कमांड अच्छा है, किन सवालों में आपका कमांड ठीक ठाक है, या फिर किन सवालों में आप बिल्कुल गधे हैं या फिर आपका दिमाग ही नहीं चलता है। तो उस तरह के सवालों को मत बनाओ, ऐसे माइनस मार्किंग से बचा जाता है। और ये सीखते कैसे हैं ये भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर प्रीलिम्स का अप्रोच करते हैं फिर उसके बाद तो इनके और आपके बीच में बराबरी आ जाती है। प्रीलिम्स निकलने के बाद आपके पास भी 3 मंथ्स होते हैं। ठीक है, आपके पास भी 3 महीने होते हैं, और ये 3 महीने की आपकी जो तैयारी, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, जो ये 3 महीने की तैयारी और ये ओवरव्यू मिला करके आप फिर मेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। ये जब भी आप शुरुआत करते हैं जिस भी समय पे, चाहे आप इस कंडीशन पे होंगे चाहे आप इस कंडीशन पे होंगे, भाई अगर आपका पूरा का पूरा पेपर निकलता भी है, प्रीलिम्स निकलता है, मेंस निकलता है, इंटरव्यू निकलता है, तब भी आपको एटलीस्ट 1.5 साल लगेगा। उसी 1.5 साल तैयारी की बात की जाती है हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप CGPSC का ही सिलेबस की बात करेंगे तो CGPSC के सिलेबस को इस तरह से आपको तोड़ लेना चाहिए। ठीक है, जैसे ये जो सिलेबस है इस साइड का आप देख पा रहे होंगे, आधुनिक भारत के इतिहास का सिलेबस दिख रहा होगा आपको, जिसमें यूरोपियन के आगमन तथा ब्रिटिश के सर्वोच्च स्थापित होने के कारण। अगर आप CGPSC की तैयारी करना चाहते हैं और सबसे पहले मेरे कहे अनुसार अगर आप सिलेबस देख रहे हैं तो यहाँ पे यूरोपियों का आगमन अगर आपको दिख रहा है, तो इसके बाद आप सबसे पहले भारत में कौन कौन से यूरोपीय आए थे उनके सीक्वेंस पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद स्टार्ट कर लीजिए कि उनमें ब्रिटिश कैसे जीते, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ब्रिटिश ने अलग अलग यूरोपीय शक्तियों को हराया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसको कर्नाटक का युद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का युद्ध विस्तार और कूटनीति। तो कैसे भारतीय राजाओं से कूटनीति करके ब्रिटिश ने अपना पैर पसारा, समझ में आ गई बात। तो इसमें आपका रिंग एंड फेंसिंग का जो लॉ था वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत आसान है, अगर आप इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के सिलेबस को अलग अलग टॉपिक्स में तोड़ लेते हैं तो इसको समझना और पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। फिर आपको सीधे दिख रहा होगा यहाँ पे भू राजस्व व्यवस्था या फिर रूरल इकोनॉमी, जिसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, अब इसमें परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी या फिर महालवाड़ी। ठीक, तो इनको पढ़ना है तो ये तो सीधे सीधे टॉपिक से आपको दिए हुए हैं जिसको आपको पढ़ाई करनी चाहिए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे रियासतों के साथ संबंध बनाया, रिलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विद स्टेट्स। ठीक है, तो रियासतों के साथ जो इनका संबंध बनेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके बाद कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर सकती है। फिर इसके बाद 1858 में 1857 का जो क्रांति हुआ था, उसके बाद नगरीय व्यवस्था किस प्रकार चेंज होती है, रेलों का विकास। तो ये सारे टॉपिक डायरेक्ट आपके दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामाजिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इस तरह के टॉपिक्स दिए हुए। देखिए, तो आपको ब्रह्म समाज पढ़ना चाहिए, आर्य समाज पढ़ना चाहिए, प्रार्थना समाज पढ़ना चाहिए। सिलेबस में जो दिया हुआ है उसको इस तरह से पढ़ा जाता है। एटलीस्ट ये जो सारे टॉपिक दिए हुए हैं इसको पहले कवर करिए। इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो एक बार लगभग आपका कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपका लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस, जिसको हमने अलग अलग बांट दिया है। अब यहाँ पे प्रशासनिक सुधार या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे आप गुड गवर्नेंस देख रहे हैं और ई गवर्नेंस देख रहे हैं और नौकरशाही देख रहे हैं। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रोल ऑफ कलेक्टर आ जाता है। ठीक, अब यहाँ एक वर्ड आप सुशासन देख रहे हैं, है ना। अब इस सुशासन या फिर ई गवर्नेंस को अगर आपने पढ़ाई की होती, सीधे सीधे टॉपिक लिखा हुआ है ना, ब्यूरोक्रेसी, ई गवर्नेंस या फिर गुड गवर्नेंस, इसकी अगर आपने पढ़ाई की होती तो आगे आपको क्वेश्चन PYQ में समझ में आएगा कि मैं क्यों इस सिलेबस को इसी तरह से पढ़ने की बात करता हूँ। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, सुशासन। इसको आगे देखते हैं कि क्यों PYQ और सिलेबस को मिक्स करके पढ़ने से आपको फ़ायदा होता है। समझ में आ गया। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस को इस प्रकार बांट करके सबसे पहले तो पढ़ाई करनी चाहिए। क्लियर है। ये आप अगर हमको मैसेज करेंगे तो इस प्रकार का बटा हुआ सिलेबस आपको PDF में भेज दिया जाएगा। तो हमारे WhatsApp नंबर जो आपको ऊपर में दिख रहा होगा, इस नंबर पर मैसेज डाल दीजिएगा
कि आपको सिलेबस चाहिए तो CGPSC का अभी जो सिलेबस चल रहा है उसको इस तरह से जो हमने बांटा हुआ है उसका PDF आपको भेज देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, सिलेबस को पढ़ने के बाद सिलेबस आपको एक बार कंप्लीट रीड होना चाहिए आपके द्वारा, जस्ट एक रीड होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसको आप कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर इसके बाद इनके आपको बुक्स पे आनी चाहिए, ठीक है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि बुक्स की लिस्ट आपको बहुत सारे वीडियोस में नहीं मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो हमारे मेंटर्स रेडी हैं आपको बताने के लिए। फिर इसके बाद आपके पास सोर्सेस होने चाहिए। अगर आप सोर्सेस इकट्ठा कर लेते हैं और आपके पास बुक्स है, बुक्स ही रिसोर्स हो जाएंगे। और इसके बाद सोर्सेस में अगर आप बात करते हैं तो जो चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आ रही है उसका आपको वीडियो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं, या फिर इसमें और कौन सा आ जाएगा तो नोट्स आ जाएगा, ठीक है। नोट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर वो आपको मिल जाते हैं तब आप सिलेबस के कंप्लीट रीड के बाद अपनी पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। सिलेबस पढ़ने के बाद PYQ में आपका, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कई लोगों को एक कंफ्यूजन है कि वो चाहते हैं कंप्लीट अगर किसी भी बुक का नॉलेज हो जाएगा उसके बाद कंप्लीट रीडिंग के बाद हम PYQ देखेंगे, ठीक है। और कंप्लीट रीडिंग के बाद आप PYQ कब देखेंगे, क्योंकि सिलेबस तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं, आपकी पढ़ाई कभी कंप्लीट नहीं होगी। इस बीच में आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने चले जाएंगे, उस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ते हुए आपको समय लग जाएगा और फिर PYQ देखने आओगे तब तक एग्ज़ाम आ जाएगा और ये प्रोसेस गलत हो जाएगा, क्योंकि वापस आप उस सिलेबस को कंप्लीट करने लग जाएंगे अपने बुक से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको PYQ देखना चाहिए। अब PYQ अगर प्रीलिम्स और मेंस, पर्टिकुलर CGPSC की ही बात करें तो प्रीलिम्स में PYQ होगा और मेंस में PYQ होगा। आप किसका PYQ देखना चाहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप किसका देखना चाहते हैं। प्रीलिम्स में आपके पास 100 के 100 क्वेश्चन होंगे GS के, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन से अगर आप मैच कर लेते हो तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। लेकिन मेंस में अगर आप डायरेक्ट तैयारी करने जा रहे हैं तो कुछ आपको ऐसा समझ में आएगा कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। उन वर्ड्स को पहले मार्क कर लीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। और कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, 2 तरह के वर्ड्स होंगे जो एक बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, और एक कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। जिसके बारे में नॉलेज है उसको बुक में खोज लीजिए। बुक में खोजने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक उससे जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको पढ़ लीजिए। सेकेंड जो इसमें जिसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अगर वो इंडिया GS का है तो सबसे पहले उसको कर लो गूगल, ठीक है। और अगर वो CGGS का है और थोड़ी आपको जानकारी है तो वहाँ पे ओपन करिए बुक, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चंस के आंसर वाले आप PYQ देख सकते हैं जिसमें आंसर भी दिया हो तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाए कि किस पोर्शन से क्वेश्चन आया है। PYQ देखने के बाद जब आप कंप्लीट रीड पे जाते हैं तो पहले दो फायदे होंगे। सबसे पहले आपको ये पता रहेगा कि किस किस जगह से प्रश्न आ रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्या है। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसके आसपास का बाकी इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपको PYQ से के हिसाब से सिलेबस को मैच करना है तो यहाँ पे PYQ पहले देख लेते हैं। देखिए ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविधान में से निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सीधे सीधे दिख रहा है 112 जो है वो बजट से रिलेटेड है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बजट होता है और ये वित्त विवरण है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको 112 में बजट के बारे में समझ में आ जाएगा और नीचे आर्टिकल 112 लिखा हुआ आ रहा होगा। ऐसे PYQ देखा जाता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको आएगा तुरंत क्वेश्चन देखने पे आपसे बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। दूसरा पर तरीका तो ये हो सकता है आपने इसको देखा, इसके बाद आप सर्च किए और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल भी पूछा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट। इनमें से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय और बौद्ध। अगेन गूगल कर लो और गूगल में आपको सीधे सीधे मिल जाएगा कि 3 जो है वो नास्तिक विचारधारा भारत में है, जैन, बौद्ध और चारवाक, ठीक। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि आस्तिक और नास्तिक विचारधारा को पढ़ना है। यानी आप जब दर्शन शास्त्र चालू करेंगे तो वहाँ पर जहाँ पर आस्तिक और नास्तिक के बीच में विभाजन होगा उसको आप पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आस्तिक कौन कौन से होते हैं और नास्तिक कौन कौन से होते हैं। अदरवाइज
अगर आप सीधे बुक पढ़ने जाते तो आप उस पोर्शन को हो सकता है स्किप कर देते और दूसरी चीज़ों को याद करने में लगे रहते। इसीलिए पहले PYQ देखना इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे रोलेट सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है, तो सीधे अपना बुक ओपन करिए, रोलेट सत्याग्रह देख लीजिए। ऐसे करके ही टॉपिक्स को मार्क किया जाता है कि किसको आपको पढ़ना है। समझ में आ गई बात। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को क्या कहते हैं, यानी इंग्लिश में देखेंगे तो द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, कौन सी है तो डॉप्सन इकाई। अगर आप देखेंगे ओजोन की मोटाई भी गूगल में लिखेंगे तो सीधे आपको पता चल जाएगा कि डॉप्सन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आप ओजोन के बारे में जो नॉलेज हो सकता है बुक से या फिर जो आपके पास रिसोर्स हैं उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस में कैसे पढ़ करके आप उसको उसके स्टैटिक पार्ट को PYQ को पढ़ करके स्टैटिक पार्ट की तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सुधार, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव और जलियांवाला बाग त्रासदी हुई थी, इसके सीक्वेंस को बताना है। ये चारों का आप सीक्वेंस जब देखेंगे तो आपको इसके आसपास और होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे सीक्वेंस पूछा जाता है। तो जब आप इस पोर्शन को पढ़ेंगे तो आप इसके सीक्वेंस को भी देख लेंगे। इसके बाद चंद्रयान 3 से सवाल आया था, क्योंकि पिछले बार चंद्रयान 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट और न्यूज़ में रहा था। ठीक है, सितंबर में चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा था। तो इस बार इसके बाद आदित्य एल1 और बाकी सारी चीज़ें हैं तो आपको पढ़ लेना चाहिए। ये मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ कि इस साल क्या पढ़ना है, मैं ये बता रहा हूँ कि PYQ पढ़ने के बाद आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले साल ये ज़रूरी था तो इस बार ऐसा कुछ ज़रूरी हो सकता है। फिर यहाँ पे माजुली द्वीप के बारे में पूछा गया है तो ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो किसी भी द्वीप के बारे में जब पूछा गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि और कौन कौन से द्वीप हैं और वो क्या नदी पे हैं या फिर समुद्र पे पाए जाते हैं, और भारत में कौन कौन से द्वीप फिर इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लेंगे। ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक में से अपने काम के टॉपिक को खोजा जाता है। क्लियर है आप। इसके बाद सराइज, ये थोड़ा सा डीप वाला क्वेश्चन था, इसमें शेरशाह सूरी से रिलेटेड है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखे बिना अगर आप पढ़ने जाते हैं शेरशाह सूरी को, तब आपको एक दिक्कत आएगी कि यहाँ पर सराय क्या उनसे रिलेटेड था, इसके बारे में एक डाउट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मेंस का PYQ, मतलब 2023 अभी का जो मेंस हुआ उसके बारे में जानकारी। ठीक, जानकारी से यहाँ आप देखेंगे महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का आकलन करिए। हिस्ट्री का बुक ओपन करिए, उसमें चंपारण सत्याग्रह वाला सेक्शन होगा 1916 का, उसको पढ़ डालिए। इसके बाद महात्मा गांधी दो और उस समय पे आंदोलन या सत्याग्रह करते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। इसको पढ़ने के बाद उन दोनों को पढ़ लीजिएगा। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि इस टाइम पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरुआत किया था। ठीक है, तो उस पोर्शन को पढ़ना है क्योंकि उससे मेंस में सवाल आया है और आगे आ रहा है। दूसरा यहाँ पर देखिए, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य में संघर्ष, इसका मतलब मध्यकालीन भारत में आपको विजयनगर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर PYQ देखते हैं तो ये आपसे बनना ही चाहिए। आपको ये सिर्फ वर्ड को मार्क करना है और इसको बुक में जा करके पढ़ाई कर लेनी है। इसके बाद यहाँ एक वर्ड देखिए, सुशासन की अवधारणा स्पष्ट करिए। मैंने आपको सिलेबस में सुशासन के बारे में बताया था, सुशासन ई-गवर्नेंस। ठीक है, वहाँ सुशासन वर्ड था और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उसी से ही सवाल आ रहे हैं। प्रशासन से रिलेटेड यहाँ पे वहाँ पे वर्ड था और यहाँ पे सवाल आ रहे हैं। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। सिलेबस पढ़ के आप देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का इसी साल के मेंस के क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल गए हैं। ठीक है, अब गांधी जी के छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन के प्रभावों का प्रकाश डालिए। अगर महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ 2 बार आए थे तो उन दोनों को आपको पढ़ना है। कहाँ से पता चला? इस वाले क्वेश्चन से, 2023 के मेंस के क्वेश्चन से। ऐसे ही PYQ के माध्यम से ये देखा जाता है कि किन जगहों से प्रश्न आ रहे हैं, फिर वापस जा करके अपने उस सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है। ठीक है, इसके बाद PYQ अगर आप कंप्लीट करते हैं तब एक लोगों का बहुत ही खतरनाक सवाल है, टेस्ट कब दें। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, टेस्ट में अप्रोच सीखा जाता है, टेस्ट में गलतियां की जाती हैं, टेस्ट में अलग अलग तरीक़ों से किसी भी पेपर को बनाने का तरीका सिखा जाता है। और आप टेस्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं कि मेरा कितना नंबर आ रहा है। सबसे पहले तो टेस्ट देने का तरीका सीख लीजिए। 100 क्वेश्चन अगर आपके किसी भी टेस्ट में, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, कहीं पे भी अभी प्रीलिम्स का टेस्ट चालू होगा और आप देख रहे हैं, तो आपका अप्रोच ये नहीं होना चाहिए कि उसका इतना आ रहा है और मेरा इतना आ रहा है। आपके 2-3 अप्रोच होने चाहिए। सपोज़ आप 50 बनाएं और इसमें से आपने
20 मिस्टेक किया। कितना मिस्टेक किया? 20 मिस्टेक किया। अगले पेपर में आप सिर्फ और सिर्फ 30 बनाइए। फिर देखिए क्या अभी भी आप 20 मिस्टेक कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आपको ये माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चंस को कम करना चाहिए। ठीक, इसके बाद आप ट्राई करिए अगले पेपर में थोड़ा और ठीक करके पढ़ने जाने का और फिर से 20 करके लगाइए। अगर आप इसमें आपकी गलती कम हो रही है मतलब आपकी एक एक्यूरेसी आ गई है। ये सिर्फ 3 पेपर का एक जस्ट एग्जाम्पल ट्राई था। इसके बाद और आपको कंपेयर खुद से ही करना है ना, इधर 20 गलती हो रही है, इधर 20 गलती हो रही है, इधर हो सकता है 2-3 गलती हो, इसका मतलब आप यही एग्जैक्ट सही कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपने मार्क को कैलकुलेट करिए। 50 में से आप 30 सही कर रहे हैं, 50 में से आप 20 सही कर रहे हैं, मतलब अब 20 गलत किए मतलब आपने 30 सही किया तो 60 नंबर हो गया। और यहाँ पे लगभग आपका नंबर कटा है 14, तो आपको कितने नंबर मिल गए? 60 में से 14 आप माइनस करेंगे तो आपको 46 मार्क्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा 30 अगर आपका सही होता है और 20 गलत होता है तो अगेन आपका 30 क्वेश्चन में से 20 सही होता है तो यहाँ तो आप बिल्कुल भी फेल हो गए, आपका नेगेटिव में मार्क्स आने वाला है। मतलब 10 नंबर में आपको 20 मिला और उसमें 14 माइनस कर दीजिए तो आपके पास नंबर कितने आ जाते हैं? 6 नंबर आपको मिल रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए अगर आप 20 क्वेश्चन में सिर्फ 2 गलत करते हैं तो 50 में आपको 46 मिला था, 50 टिक लगाने पे सिर्फ 20 लगाने पे, सिर्फ 20 टिक लगाने पे आपको मिल जाएगा लगभग 38 के आसपास नंबर। तो 50 टिक लगाने पे 46 मिल रहा है और 20 टिक लगाने पे 38 मिल रहा है। थोड़ा सा आप में इम्प्रूवमेंट हुआ। इस तरह से अपने टेस्ट पेपर की एनालिसिस की जाती है। मैं बहुत छोटे टर्म में आपको कैलकुलेट करके बताया हूँ। आप 100 क्वेश्चन वाले पेपर में 70, 60, 80 ऐसे करके एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत लोगों को इस बार दिक्कत आई है कि मैंने 75, 72, 71 ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया है फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 140, 136, 137 ऐसा कट ऑफ कैसे आता है? ये टेस्ट से डिसाइड होता है मैम और सर। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको एक तो समझ में आ जाएगा कि ये पेपर आसान है या कठिन है। आप दूसरे के नंबर से अपने आप को कैलकुलेट मत किया करो। आप देखा करो कि ये टेस्ट शायद आपको इजी लग रहा है, इसका मतलब ये पेपर आसान है, इसका मतलब सब इस पेपर को बनाएंगे। तो आपको थोड़ा ज़्यादा अप्रोच करना चाहिए और ये पहले से डिसाइड नहीं करना चाहिए। पेपर में जाने के बाद आपको जो फील होता है, अगर वो पेपर आपके लिए कठिन है मतलब सबके लिए कठिन है, अगर वो पेपर आपके लिए आसान है इसका मतलब सबके लिए आसान है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके लिए कठिन है तो सबके लिए कठिन है, इसका मतलब थोड़ा कम अटेम्प्ट करो और सोच समझ के अटेम्प्ट करो, क्योंकि ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे कठिन आया तो आपसे गलतियां होंगी, आपके माइनस मार्किंग बढ़ेगा। ठीक, अगर वो पेपर आपको आसान लग रहा है तो थोड़ा अप्रोच को बढ़ाओ, 70, 80 टिक लगाओ। तब जब एग्ज़ाम हॉल में वो पेपर आपको आसान या कठिन लग रहा है इसके हिसाब से डिसाइड करना है। ये डिसाइड आपको पहले से ही नहीं करके जाना है कि मैं इतना अटेम्प्ट करूँगी। ये बहुत बात की बात है। स्टिल टेस्ट सीरीज़ में इसी की प्रैक्टिस करके आपको इसमें अभ्यस्त होना है कि सवाल जैसे भी आ रहे हैं तो वो हार्ड आ रहा है या फिर ईजी आ रहा है या फिर मॉडरेट आ रहा है। ये आपको अपने हर टेस्ट में चेक करते जाना है कि इजी हो रहा है, हार्ड हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, तो अब इसमें कितना टिक लगाऊं, कितना रिस्क ले सकता हूं या ले सकती हूं, या फिर कितने क्वेश्चंस बनाने से मेरे को कितने नंबर मिल रहे हैं। तो अगले पेपर में मैं इस अपने पैटर्न को चेंज करके देखता हूं या फिर चेंज करके देखती हूं। इसीलिए टेस्ट का आपके पढ़ाई से बहुत कम नाता है। अगर आप कम पढ़ रहे हैं तो अपने आप को उस कम पढ़ाई के हिसाब से जज करना। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो या फिर आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है तो अपने आप को उस पढ़ाई के हिसाब से जज करना। टेस्ट आपका इंडिविजुअल है, इसीलिए आप पे डिपेंड करता है कि कितनी पढ़ाई आप करके उस टेस्ट को दे रहे हैं। तो अब टेस्ट कब देना चाहिए? तो टेस्ट जब टेस्ट स्टार्ट हो तभी से देना चाहिए। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे और मेंस के टेस्ट सीरीज़ को देने की कोशिश कर रहे होंगे और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो अपने जितनी भी तैयारी है उसके हिसाब से अपना एनालिसिस कर रहे हैं। फिर प्रीलिम्स होगा तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका ये विचार होगा कि पहले थोड़ा पढ़ लूँ उसके बाद टेस्ट सीरीज़ देता हूँ। वो बहुत बड़ी गलती करेंगे। टेस्ट सीरीज़ जब भी स्टार्ट होगा आपको उसी टाइम पे लेना चाहिए और अपने टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से खुद की स्थिति का आकलन करना चाहिए। ठीक, किसी और से कंपेयर करके नहीं। और अगर आपको आकलन करने नहीं आता है तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जिनको समझ है कि किसी भी टेस्ट सीरीज़ में कैसे आकलन किया जाता है। हमारे यहाँ मेंटर्स आपको इन्हीं सारी चीज़ों को बताते हैं कि किस तरह से आपके टेस्ट के नंबर के हिसाब से या फिर आपके अटेम्प्ट के हिसाब से आपके पोजीशन को आकलन करना चाहिए।
इस तरह की और जानकारी हमारे मेंटर्स आपको देते हैं। क्लियर हुआ? तो एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। अब कब स्टार्ट करें, क्या पढ़ें? आज स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, वही पहले वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं जिसका आंसर अभी तक आपको नहीं मिला है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस आंसर को खोज रहे हैं तो आपको समय ख़राब चल रहा है आपका, और आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी स्थिति क्या है। क्या आप जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आप इससे पहले पढ़ चुके हैं? ठीक है, तो आप फ्रेशर नहीं हैं। ठीक है, आप फ्रेशर नहीं हैं, आप पुराने हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? पुराने। इन दोनों कंडीशन के हिसाब से आप शुरू क्या कर सकते हैं। अब देखो सब्जेक्ट्स को उठा लेते हैं। एक तो आपको सब्जेक्ट उठाना चाहिए जिस पे आपका गुड कमांड है, और एक है जिसको आपको हार्ड लगता है। ठीक है, अब इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बना लो। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट ही पढ़ पाते हैं या फिर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ के बोर नहीं होते, इस तरह के हैं। ठीक, पुराने हैं अगर आप, तो आपको तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पिक करना चाहिए। और आपकी अगर ये आदत है कि आप एक सब्जेक्ट को पूरा एक वीक पढ़ सकते हैं या फिर एक सब्जेक्ट को आप पढ़ के बोर नहीं होते, तो आपको इसकी डेडलाइन डिसाइड करनी होगी। ठीक है, इतने दिन के अंदर में मैं इस सब्जेक्ट को ख़त्म करूंगा या ख़त्म करूंगी। अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, वो समझ में आ जाता है PYQ से कि कितने सवाल आ रहे हैं, उसके हिसाब से इसको कितना समय देना है। उस डेडलाइन के हिसाब से एक सब्जेक्ट को ख़त्म करिए। और मेरा सजेशन है, अगर आप 2 सब्जेक्ट उठाते हैं, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है, 2 सब्जेक्ट उठाते हैं तो एक वो जो आपको ईजी लगता है और जिसमें आपका गुड कमांड है उसको उठाइए, दूसरा जो आपको हार्ड लगता है। इससे कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि ये आपका कंटिन्यूटी बना करके रखेगा, और जो हार्ड वाला सब्जेक्ट है वो आपको रेगुलर पढ़ के उसमें आप कंफर्ट जोन में आ सकते हैं पढ़ाई करके हार्ड वाले सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ऐसे एक कॉम्बिनेशन बना करके जिस भी टाइम पे आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे 2 सब्जेक्ट का ग्रुप बना सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि इसके बाद भी एक और सब्जेक्ट पढ़ना है, तो थर्ड वाला सब्जेक्ट आप जब भी लेंगे तो उसके से क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, फिलहाल सितंबर आ चुका है, प्रीलिम्स की तैयारी अब बहुत लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पैटर्न में अगर आपको चालू करना है तो गुड, इजी, हार्ड और एक क्वेश्चन पेपर MCQ बनाने के लिए सब्जेक्ट को उठा लीजिए। इस पैटर्न में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है। फिर एक सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका डेडलाइन डिसाइडेड होना चाहिए। स्टार्ट अभी कर रहे हैं तो अब तो आपको प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए, और पहले हैं तो यहाँ पर आप कुछ मेंस की तैयारी 1 महीने और कर सकते हैं। जैसे ही टेस्ट सीरीज चालू होगा उसके बाद आपको प्रीलिम्स के अप्रोच पे आ जाना चाहिए। ये तरीका होता है किसी भी तरह से पढ़ाई करने का। CGPSC के सब्जेक्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट को आप वीक या फिर कम नहीं रख सकते, इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है। सब्जेक्ट्स के बंच बना लो, एक जो आपको ठीक लगता है, एक जो आपको कठिन लगता है, दोनों को मिला लो, दोनों सब्जेक्ट के हिसाब से उठा लीजिए। किसी जगह पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जो टेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से आपको टाइम टेबल मिल गया, उस टाइम टेबल के हिसाब से फ्लो में अपनी तैयारी को आगे ले जाइएगा। आई होप एक जो डाउट था आप सभी को वो आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले मैं पढ़ाई क्या करूँ, या फिर अभी पढ़ रहा हूँ तो क्या स्टार्ट करूँ। ठीक, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट कोई भी आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करो। अगर कोई सजेस्ट कर रहे हैं तो वो उनका व्यू होगा, और आपका कहानी, आपका व्यू, आपकी स्थिति, आपकी तैयारी पूरी अलग है। उनके व्यू के अकॉर्डिंग आपका पढ़ाई डिसाइड नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप सिंसियर हैं या फिर सीरियस हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो एक बार सबसे पहले पैटर्न ये फॉलो कर लो, सिलेबस देख लो। सिलेबस देखने के बाद उस सिलेबस के हिसाब से PYQ पे नज़र मार लो, अपने पास रिसोर्स इकट्ठे कर लो। रिसोर्स इकट्ठे करने के बाद अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो तो उस टेस्ट सीरीज़ में खुद को आकलन करते हुए पढ़ते हुए चलो, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हो तो इस तरह से एक सब्जेक्ट जिसका डेडलाइन डिसाइड हो, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक ईजी और एक अपने लिए कठिन लगने वाला सब्जेक्ट उठा सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसका सिर्फ क्वेश्चन और MCQ बना सकते हैं। इस पैटर्न में आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक, तो और आपके जो सवाल आएंगे, अलग अलग तरह के सवाल जो आप भेजते रहते हैं, उन सवालों को लेकर के आगे फिर वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आई हैं तो कमेंट पे डेफिनेटली बताइएगा, आगे कोशिश करेंगे किसी वीडियो के सेक्शन में आपके उस डाउट को सॉल्व करने के लिए। शुक्रिया।